Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is biology one-liners and MCQs भी है, इसमें मिक्स्ड है दोनों के दोनों एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट question, that is removal of proximal convoluted tubule, that is PCT will result in. क्या होगा जब हम PCT को रिमूव कर देंगे? आपने पढ़ा होगा सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, फिर PCT, देन DCT, हेनलेस लूप, राइट, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है. तो PCT को रिमूव करने पे क्या होगा? नो चेंज इन यूरिन में कोई चेंज नहीं आएगा. नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन ही फॉर्म नहीं होगा. मोर डाइल्यूटेड यूरिन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन होगा. एंड मोर कंसनट्रेटेड यूरिन, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होगा. सो आपको बता दें PCT का काम ही बहुत ज़्यादा ना डिबेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन बी एंड सी में बहुत ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मोर डाइल्यूटेड यूरिन होगा, क्योंकि PCT का काम है जितना भी वाटर आया उसे रीएब्जॉर्ब कर लेना. 80% ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होता है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज PCT से. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, अब वाटर आपका हो ही नहीं रहा है वापस से एब्जॉर्ब, तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन आपके पास आपको मिलेगा. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ PPLO का फुल फॉर्म क्या है? तो ये वन लाइनर के फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड किया है. PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. कैसे? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO. बहुत बार आ चुका है एग्जाम में. नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनेयस वाज. आपको पता है दो सिस्टम क्लासिफिकेशन थे, नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. लिनेयस ने कौन सा यूज किया था? क्वेश्चन ये है हमारे पास. सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनेयस वाज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो नेचुरल सिस्टम किसने यूज किया था? सो नेचुरल सिस्टम जो है दो लोग थे, दैट इज बेंथम एंड हुकर. ठीक है, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने यूज किया था नेचुरल सिस्टम. नेक्स्ट मूव करते हैं. स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय. स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक मतलब जैसा चलता आ रहा है स्पीशीज स्टैटिक वैसे ही रहेगा, ऐसा कंसेप्ट जो है स्पीशीज का वो किसने आगे रखा था या किसने प्रपोज किया था? बेंथम एंड हुकर, लग्जियन, हक्सले, R.H. व्हिटेकर, कार्लस लिनेयस. तो स्टार्टिंग से एक एक करके देखते हैं सारे पॉइंट्स को. बेंथम एंड हुकर की बात करें तो इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, NCS ऐसे लिख रही हूँ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया था. और फिर जूलियस हक्सले की बात करें तो एक वर्ड है आपके देखिएगा NCERT में, दैट इज सिस्टमैटिक्स. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SYSTEM, सिस्टमैटिक्स, MATICS. तो ये जो वर्ड है ये हक्सले ने इसे प्रपोज किया था. R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था. ठीक है, कौन कौन सा? मोनेरा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. ठीक है, एंड एक और कौन सा था? ये जो पांचों जो हमारे पास हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. ठीक है, तो ये पांचों R.H. व्हिटेकर ने दिया था. कार्लस लिनेयस की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा. स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज कार्लस लिनेयस ने दिया था. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कार्लस लिनेयस ने दिया था. एंड नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये भी कार्लस लिनेयस ने दिया था. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो गिवन बाय कार्लस लिनेयस. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अबाउट कार्लस आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज नॉन एज. ठीक है, हेरिडिटी, आपके हेरिडिटी, जीन्स, ट्रेट्स, इन सब पे काम करना ताकि जो ह्यूमन रेस है यानी कि ह्यूमंस में जो क्वालिटीज़ जो हैं और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स है उसे इम्प्रूव किया जा सके. तो इसे कौन से फील्ड में हम लोग लाते हैं? जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, यूजेनिक्स में और पॉलीजेनिक्स में. मार्क योर आंसर गाइज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूजेनिक्स. ठीक है, इसे यूजेनिक्स में कवर किया जाता है. नेक्स्ट, बेसिक यूनिट और अ स्मॉल टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमी इज सब स्पीशीज, फैमिली और जीनस. तो आपको पता है इसे याद करने का तरीका है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है. K से किंगडम, P से फाइलम,
फॉर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिवीजन होगा, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज। तो स्मॉलेस्ट जो है आपका स्पीशीज और लार्जेस्ट आपका किंगडम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्मॉल पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पीशीज। सब स्पीशीज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, लिनेयस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। तो ये मैंने आपको बताया कि लिनेयस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी कह सकते हैं कि एक तरह से प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि जो दो फॉर्म में नाम दिए जाएंगे, तो लिनेयस इज क्रेडिटेड विद बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, एक जीनस होगा और एक स्पीशीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय। फाइलम जो ये वर्ड है, ये किसने हमें प्रोवाइड किया है? आंसर इज क्यूवियर। क्यूवियर प्रोवाइडेड द टर्म फाइलम, सो दिस इज ऑल्सो वन लाइनर। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस इन ऑर्गेनिजम्स इज। होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स में क्या है? जो होम्योस्टेसिस वर्ड है उसका मीन क्या है? टेंडेंसी ऑफ फर्टिलाइजेशन, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, लिविंग इन सेम प्लेस टुगेदर, बोथ ए एंड बी। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज विल बी द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपने देखा होगा कई बार गूज बम्स आ जाते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्किन। कई बार बाहर अगर बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है तो हमारी बॉडी अगर आप टच करके देखोगे तो ऐसे गरम गरम सी होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? होम्योस्टेसिस है। ये सब क्या है? होम्योस्टेसिस इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारी जो बॉडी है बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से ताकि अडेप्ट कर पाए, इसीलिए उस हिसाब से वर्क करती है, तो उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, if there was no carbon dioxide in the earth's atmosphere, the temperature of earth's surface would be। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही नहीं होता अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर का क्या होता? टेम्परेचर बढ़ जाता, अभी जितना है उस हिसाब से बढ़ जाता, अभी जितना है उस हिसाब से कम हो जाता, या फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। मार्क योर आंसर गाइज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लेस देन द प्रेजेंट, कम हो जाता, अभी जितना है कम हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठंडी हो रही है अभी जितनी, उस हिसाब से और ठंडी हो जाती। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता। नेक्स्ट, स्पीशीज इज। स्पीशीज क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसे अगर हम बेटर वे में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, स्पीशीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड। स्पीशीज जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक, हेटेरोपैट्रिक, एलोपैट्रिक और होमोपैट्रिक। मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एलोपैट्रिक। ठीक है, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं उन्हें एलोपैट्रिक, और अगर डिफरेंट की जगह यहाँ पे सेम लिखा आ जाता कि द स्पीशीज अकरिंग इन सेम जियोग्राफिकल एरियाज, तो उन्हें हम कहते हैं सिम्पैट्रिक। ठीक है, सेम जियोग्राफिकल एरिया सिम्पैट्रिक और डिफरेंट हो जाएगा तो एलोपैट्रिक। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स इज टू। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा। सो जो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स। रेप्लिकेशन होगा, दैट इज डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बार बार डीएनए से डीएनए की कॉपी होना इज रेप्लिकेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से क्या बनना? डीएनए से mRNA बनना, और वी कैन से नॉर्मली RNA बनना। ठीक है, और RNA से आगे चल के जब आपका प्रोटीन बनेगा तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेप्लिकेशन होना। नेक्स्ट, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो। अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि RH व्हिटेकर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, तो उसमें मेन बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेन था कि ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है, फिर उसमें भी कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो हेट्रोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, पैरासाइट, होलोजोइक क्या है। ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
नेक्स्ट, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, सबसे पहले कौन सी लाइफ आई थी अर्थ पे? तो कीमो हेट्रोट्रॉप्स, केमिकल से बना हुआ आया था पहला लाइफ, अकॉर्डिंग टू द जो भी हमें थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। सो कीमो हेट्रोट्रॉप्स इज द आंसर, वन लाइनर के फॉर्म में ये तीनों क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्ट्स such as mosses and ferns are grouped under the general term। रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्ट्स नहीं होगा गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, स्पोर्ट्स की जगह स्पोर्स होगा। क्या होगा? स्पोर्स, SPORES, ठीक है। सो प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स, जैसे कि मॉसेस हो गया या फर्न्स हो गया, उन्हें कौन सी जनरल फॉर्म में एक जगह ग्रुप किया गया है, उस ग्रुप का क्या नाम है? दैट इज क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। जो भी स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट, बायोसिस्टमेटिक एम्स एट, बायोसिस्टमेटिक्स मैंने आपको बताया कि जो वर्ड है सिस्टमेटिक्स वो हेक्सले ने दिया था, ठीक है। तो बायोसिस्टमेटिक एम्स क्या क्या एम करता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना, बट किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पहले की हिस्ट्री पे, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, कि वो पहले कौन से फाइलोजेनी में थे, पहले कैसे रहते, उनका स्ट्रक्चर एंड ऑल, वेरियस पैरामीटर्स को लेके, जितनी भी स्टडी करने वाली फील्ड्स हैं उन सब को लेके कलेक्ट करके, और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज नॉन एज बायोसिस्टमेटिक्स, ओके। Organisms which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic components or compounds are called, क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपने अंदर ऑक्सीडेशन की हेल्प से ऑफ रेड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके ऑक्सीडेशन की हेल्प से, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ reduced ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट, वन लाइनर है, ICBN स्टैंड्स फॉर, आपके बुक में दो दे रखा है, ICBN और ICZN। ICBN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फॉर एंड ऑफ का ध्यान रखेंगे, जूलॉजिकल आएगा तो ऑफ और बोटानिकल आएगा तो फॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एडल्ट, हैज़ अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एडल्ट, ऑक्सीजन एफिनिटी इज सेम इन बोथ, बोथ मतलब एडल्ट में भी और फीटस में भी। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ह्यूमन फीटस का, उसमें क्या होता है कि फीटस जो है उसमें वो उसके पास ज़्यादा एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन ले सके, या कम एफिनिटी होती है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उनके पास हायर एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, ठीक है। द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एडल्ट। नेक्स्ट, the living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, living organism को non-living से अलग करना है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए, तो क्या हो सकता है उसका बेसिस? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लिविंग स्टेज, बोथ बी एंड सी। मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। आंसर इज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज, स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर है दैट इज सीसी फ्लाई। एंड अगर आपसे सीसी फ्लाई जो है इंजेक्ट जब काट जैसे बाइट करता है तो वो क्या इंजेक्ट करता है अगर ये पूछा जाए, तो दैट इज ट्रिपैनोसोमा, दैट इज ट्रिपैनोसोमा को इंजेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया के लिए जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, लेकिन बाइट करने के बाद जो जिसके वजह से वो फैलता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, ओके। और सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये भी याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, लाइकेंस SO2 पोल्यूशन को शो करता है सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन हो तो, क्यों? क्योंकि वो SO2 पोल्यूशन में अच्छे से ग्रो कर पाता है, रह पाता है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है SO2 पोल्यूशन के लिए, एंड SO2 पोल्यूशन में वो फास्टर ग्रो करता है।
व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन बी। अगर आपको पता लगाना है कि ये जो एरिया है, फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया को ले लेते हो अंडर योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एंड वो एरिया पोल्यूटेड है कि नहीं ये पता लगाना है, तो आप ढूंढोगे लाइकन्स। अगर आपको लाइकन्स नहीं मिले तो पता चल जाएगा कि वो SO2 से पोल्यूटेड है, और अगर लाइकन्स मिल गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया पोल्यूटेड नहीं है, इट्स अ क्लीन एरिया, ठीक है, बिकॉज लाइकन्स आर सेंसिटिव टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, the effective stage of malarial parasite plasmodium that enters human body is। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, अब ऐसा क्या रिलीज हो जाता है कि प्लाज्मोडियम के एंटर करने के बाद ही हमें मलेरियल पैरासाइट का इफेक्ट दिखने लगता है। इफेक्ट क्या होता है उसमें? बहुत ज़्यादा हाई फीवर एंड चिल्स होते हैं, ठीक है। तो मीरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स, एनाफिलीज मॉस्किटो और हेमोजॉइड्स। So the right answer is option B, that is sporozoites, ठीक है। Let's move to the next question. The main difference between gram positive and gram negative bacteria resides in there, ठीक है। तो मेन आपको पता है बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होता है एंड ग्राम नेगेटिव होता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। मार्क योर आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेल वॉल का, ठीक है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर सेल वॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस? प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया आरबीसी के में, ह्यूमंस के आरबीसी में किसने? लेवरिन इज द आंसर। लेवरिन वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस। ये भी अगला जो क्वेश्चन है वो भी वन लाइनर है। अ नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। नॉन फोटोसिंथेटिक होना चाहिए बट एरोबिक होना चाहिए और नाइट्रोजन फिक्सिंग होना चाहिए सॉइल बैक्टीरिया, तो एजोटोबैक्टर विल बी द आंसर। आप याद ऐसे कर सकते हो, एजोटोबैक्टर क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। Let's move to the next one. Bacteria lack alteration of generation because there is। बैक्टीरिया में ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर वो यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बैक्टीरिया था, तो वो आगे चल के यहाँ पे हर जगह वो बैक्टीरिया के ही फॉर्म में आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि उसने हाफ अपनी लाइफ सीड के फॉर्म में एंड हाफ अपनी लाइफ फ्रूट के फॉर्म में, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अगर वो शुरू से हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा लास्ट तक, शुरू से डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो ये जो है ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इसे कहते हैं, नहीं होता है। क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर सिनगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन। दोनों में से कुछ नहीं होता है। सिनगैमी नहीं होता है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंड रिडक्शन डिवीजन मतलब कि जो आपका रिडक्शन डिवीजन होता है जैसे फ्यूजन फिजन ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। ऐसा कौन सा इन चारों में से ऑर्गेनिज्म है जो कि सन से एनर्जी नहीं लेता है? डायरेक्टली भी नहीं लेता है, इनडायरेक्टली भी नहीं लेता है, किसी फॉर्म में लेता नहीं है। ऑप्शंस आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। मार्क योर आंसर। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल्स की हेल्प से होते हैं एंड इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी ऑफ सन की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ ऑल पॉन्ड्स एंड पुडल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिजम्स लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड इज। अगर सारे जो पॉन्ड्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे तालाब, इन सबको ख़त्म कर दिया जाए तो कौन सी बीमारी है या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म इन चारों में से जो नहीं होगा? खुद सोच के देखिए, अगर कहीं पानी जमा होता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पे बहुत सारे मच्छर जमा हो जाते हैं, कीड़े उड़ने लगते हैं, पानी सड़ जाता है। तो प्लाज्मोडियम का काम करेगा, मलेरिया का काम होगा, डेंगू का काम होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम एनोफिलीज मॉस्किटो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपने सुना होगा बारिश के टाइम पे या फिर मोस्टली बारिश के टाइम पे, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू दिस डर्टी, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है एंड वो वहीं रह जाता है इस वजह से, ओके।
अब ये सारे वन लाइनर्स हैं, इन्हें देखते हैं। डीकम्पोजर्स आर दैट, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऑपरेट इन रिले टर्म्स, सिंप्लीफाइंग स्टेप बाय स्टेप द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेड बॉडी। डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है? किसी चीज़ को डीकम्पोज करना है, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ द वर्क ऑफ डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट, द टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट यूज बाय, एंटीबायोटिक जो टर्म है वो पहली बार किसने यूज़ किया था? आंसर इज वैक्समैन, आंसर इज वैक्समैन, WAKSMAN, वैक्समैन। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट यूज बाय वैक्समैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज इज नॉन एज, तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि आपकी स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज से डील करती हो उसे हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है, जैसे बहुत सारी स्टडीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पर्मोलॉजी हो जाती है, सीड्स की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी कैरियोलॉजी हो जाती है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी हो जाती है। ठीक है, आगे भी स्किन स्टडी डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंथोलॉजी, रेप्टाइल्स की स्टडी हर्पेटोलॉजी, लिवर्स की स्टडी हेपेटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करना सेरिकल्चर। ठीक है, स्टडी ऑफ स्नेक्स सरपेंटोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच स्पेशलाइज सेल इज द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन नॉस्टॉक, नॉस्टॉक में जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग, उसे हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को, स्पेशलाइज सेल को, दैट इज नॉन एज हेटेरोसाइट्स। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स आर्के बैक्टीरिया के अंदर आता है, मिथेनोजेंस थर्मोएसिडोफाइल्स, राइट। तो ये ग्रो करता है कौन से टेम्परेचर पे? इसका बेस्ट टेम्परेचर क्या है? दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 85 डिग्री सेल्सियस पे ये बेस्ट ग्रो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हेट्रोसाइट्स वाला भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो या हमारे पास आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, 30+ क्वेश्चंस थे ये गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर टू द फ्रेंड्स who are preparing for MNS, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much, keep supporting.